नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से अपने अपने घरों में कर रहे होंगे। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स में, वो वेव्स का रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैं एक पार्ट डाल चुका हूँ, तो आप उसे पहले देखिए। क्योंकि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कम आएगा। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया क्या था, इसका हम 2 मिनट में क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि तरंगों के प्रकार कितने होते हैं, तो वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है अयांत्रिक तरंग। ठीक है, एक यांत्रिक एक अयांत्रिक। अब बात आती है कि मैंने आपको बताया था यांत्रिक तरंग हमारी होती कौन सी है। तो यांत्रिक तरंग हमारी वो होती है जिसको चलने के लिए, यानी जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। माध्यमों के बारे में मैंने आपको बताया था। माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। उसके बाद मैंने आपको बताया था अयांत्रिक तरंगों के बारे में। अयांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है। नॉन मैकेनिकल वेव हम उनको कहते हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों की आवश्यकता उसको नहीं है बिल्कुल भी, वो अपने आप वो चलेंगी। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है अयांत्रिक तरंग। फिर मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक तरंग हमारी 2 प्रकार की होती है। यानी यांत्रिक तरंगों के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग और एक होता है हमारा अनुप्रस्थ। जबकि अयांत्रिक तरंग केवल एक ही प्रकार की पाई जाती है। वो किस प्रकार की होती है, उसका प्रकार होता है अनुप्रस्थ का। ठीक है, अब बात आती है ये अनुदैर्ध्य हम किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य में क्या होता है, जिन तरंगों में माध्यम के कण, जिन तरंगों में माध्यम के कण ऊर्जा के समानांतर चले, जिन तरंगों में माध्यम के कण ऊर्जा के समानांतर चले, उनको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ तरंग की, अनुप्रस्थ तरंग हमारी कौन सी होंगी, तो अनुप्रस्थ तरंग हमारी वो होती है जिसमें माध्यम के कण ऊर्जा के कैसे चलें, लंबवत चलें। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। अनुदैर्ध्य तरंग का मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया था, मैंने बताया था ध्वनि। मैंने क्या बताया था, ध्वनि। हवा में ध्वनि कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। हवा और पानी में जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ की, उसका भी मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए थे। जैसे कि समुद्र की लहरों का उठना, जैसे कि सितार को बजाना। सितार की जो तार होती है उसे खींचते हैं तो ऊपर नीचे वो होता है ना, तो ऊर्जा किस तरफ लगती है, ऊर्जा लगती है किसी और दिशा में, जबकि जो माध्यम के कण हैं वो कैसे जाते हैं, उसके लंबवत जाते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन भी पूछे थे और आज जो हम चलने वाले हैं, हम उसी में आगे चलने वाले हैं। देखिए, ज़्यादा रिवीजन करने में हमें टाइम नहीं लगता है, ध्यान रखना। मात्र 4-5 मिनट लगे होंगे रिवीजन करने में। ठीक है, तो ये होता है रिवीजन का तरीका। अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते हुए जाओगे तो क्या होगा, उससे आपको अच्छी तरह जो मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगी। तो आप रिवाइज किया करिए। ठीक है, चलिए, आज जो हमारा चलने वाला है वो क्या चलने वाला है, वो तरंग का जो टॉपिक रहेगा उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आपको बताया था तरंगें हमारी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि प्रकाश हो गया, प्रकाश में बहुत सारी तरंगें हैं, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक किरण वगैरह, ये बहुत सारी किरणें होती हैं, अवरक्त किरण वगैरह। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो मैं किस किरण की मैं बात करूंगा, मैं करूंगा किसकी, ध्वनि की। किसकी, ध्वनि तरंग की। किसकी करूंगा, ध्वनि तरंग की। और इस ध्वनि तरंग को हम क्या कहते हैं, साउंड वेव। साउंड वेव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड वेव की। उसके बाद हम आएंगे जो हमारी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, साउंड की बात कर लेते हैं, यानी ध्वनि तरंग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ध्वनि तरंग, जो ध्वनि तरंग है वो हमारी किस प्रकार की तरंग है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंग हमारी किस प्रकार की तरंग होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो ये कैसी तरंग हो जाएगी, यांत्रिक तरंग हो जाएगी। कैसी तरंग हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी यांत्रिक तरंग। ठीक है, यानी पहली बात अगर मैं इसमें करूं तो ध्वनि हमारी क्या है, ध्वनि यानी यह यांत्रिक तरंग है। यह एक यांत्रिक तरंग है, तरंग है। क्या ये बात आपको समझ में आई, मैंने इसको यांत्रिक तरंग क्यों कहा है, क्योंकि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, पहला है ठोस, दूसरा हमारा क्या है, द्रव, और तीसरा हमारा क्या है, गैस।
तीन ही माध्यम होते हैं ना, तो इसको चलने के लिए इन तीनों में से किसी एक माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ध्यान रखना, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर। अब बात आती है, जो ये यांत्रिक तरंग है वो कैसी है, मतलब इसका प्रकार कैसा है, ये किस प्रकृति की है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी ध्वनि तरंग होती है वो गैस और द्रव में, यानी गैस और पानी में, गैस और द्रव में कैसी होती है ये? तो ये होती है अनुदैर्ध्य होती है ना, कल मैंने आपको बताया था। और अगर मैं बात करूं कि ये ठोस में कैसी होती है, यानी दो माध्यमों में ये अनुदैर्ध्य रहेगी, और ठोस में ये कैसी रहती है, अगर मैं बात करूं इसकी ठोस की, तो ठोस में ये अनुदैर्ध्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है। कल मैंने आपको यही बताया था लास्ट में। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई आपको? चलिए इसी को हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए हमें, ये यांत्रिक तरंग है, ये कैसी है? एक ये यांत्रिक तरंग है ध्वनि, क्या ये निर्वात में चल सकती है? निर्वात का मेरा मतलब है जहां पे ना कोई वायु है ना कुछ है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मेरा रूम है और इसमें से मैं क्या निकाल लूं, वायु को निकाल लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा निर्वात। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा निर्वात। क्या अगर इसमें से मैं वायु को निकाल लूं तो निर्वात बन गया, तो क्या यहाँ पे आवाज जो है, यानी जो ध्वनि है, ये चल पाएगी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसी तरंग है? ये यांत्रिक तरंग है। यानी आप लिख सकते हो कि ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। क्या ये बात आपको समझ में आई? ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये देख लो। ठीक है, यानी आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है आप ये भी देख लो। ठीक है, मिटा रहा हूं वैसे, आई होप आपने ये नोट किया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन है, देखो भाई, ये जो मैं क्वेश्चन पूछूं ना इसमें, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। ठीक है, मैं सबकी में कमेंट पढ़ता हूं, तो आप कमेंट में इसको जरूर बता दिया करें। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा बड़ा चैनल तो है नहीं, छोटा मोटा चैनल है। ठीक है, कमेंट ही नहीं आती है इतनी, पर फिर भी आप जरूर कमेंट किया करिए अगर आपको यह क्वेश्चन पता है तो। बताइए, यदि चंद्रमा पर बम फटता है, तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? ये क्वेश्चन है ये आपका। यदि चंद्रमा पर बम फटता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर में सुनाई देगी? ये आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है, अगर मैं ये ऑप्शनों की बात करूं तो मैं इस प्रकार में ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 10 मिनट। ठीक है, ये है मेरा 15 मिनट। ठीक है, और ये है मेरा कभी नहीं। तो बताइए इसका आप आंसर क्या दोगे? यदि कहां पर? चंद्रमा पर बम फटता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? ठीक है, आपका इसमें आंसर क्या होना चाहिए? आपका इसमें आंसर होना चाहिए कभी नहीं। क्यों? कारण क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारी है पृथ्वी। क्या है? ये हमारी पृथ्वी यानी अर्थ, और ये क्या है? ये मून है यानी चंद्रमा है। ये क्या है? ये चंद्रमा है। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये दो प्लेनेट है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, बीच में हमारा क्या है? बीच में है निर्वात। बीच में क्या है? निर्वात। अगर यहां पर बम फटता है, चाहे ये पूरा चंद्रमा ही क्यों ना फट जाए, यहां पृथ्वी तक आवाज कभी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि बीच में निर्वात है, और आवाज को यानी ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर बीच में निर्वात है तो कोई माध्यम नहीं है, ना हवा है ना कुछ है। ठीक है, अगर हवा यहां बीच में होती, अगर यहां गैस होती, यहां बीच में अगर गैस होती इनके, तो हमें पता चल जाता। लेकिन जब यहां निर्वात है तो क्यों आवाज आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, ध्वनि चल ही नहीं पाएगी। यही कारण है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ध्वनि
सॉरी, ध्वनि तरंग कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए इसका अगर आप आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हो कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या है? ब्रह्मांड पड़ता है। तो आप समझदार हो, समझते हो, निर्वात पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं मिटाऊं इसको। चलो आगे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नहीं, हम आगे इसमें चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ध्वनि की चाल, ठीक है। ध्वनि की चाल कैसे कैसे, आप गौर करके सुनना। अगर मैं बात करूं ध्वनि की चाल किस में सबसे ज्यादा होती है, यानी किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। माध्यम कितने? माध्यम हमारे पास 3 है। कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों माध्यमों में से ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा चाल किस में होगी? ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होगी? तो ध्यान रखना, कौन सा वो माध्यम होता है? ठोस। कौन सा माध्यम होता है? ठोस। क्लियर है? कौन सा माध्यम होता है? ठोस। और अगर मैं आपसे कहूं ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए गैस, ठीक है। यानी अगर मैं इसे सीरियल से लगाऊं तो सबसे ज्यादा किस में होगी? ठोस में, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में होगी? ठोस में। फिर उसके बाद किस में होगी? उसके बाद होगी द्रव में, और उसके बाद होगी गैस में, ठीक है। यानी इसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये ठोस में, अगर आप मान लीजिए कि कोई लोहे का कोई बॉक्स है, अगर आप उसमें कुछ भी मारते हैं तो ध्वनि जल्दी होती है और ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे ताली बजाऊं तो क्या होगा? बहुत कम आवाज आपको आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ध्वनि की चाल ठोस में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और अगर मैं सबसे कम की बात करूं, सबसे कम किस में होती है? तो वो होती है गैस में, ठीक है। क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आई? आ गई होगी। चलो हम अपना चलते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इसको। क्लियर है? अब बात आती है कि ध्वनि के प्रकार क्या हैं। ध्वनि हमारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ध्वनि तरंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अगर मैं ध्वनि तरंग के प्रकार की बात करूं तो ध्यान रखना, ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ध्वनि तरंग, मैंने तरंगों के बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने चालू किया है वो तरंग चालू किया है। क्लियर है? और तरंगों में ही ये हमारा चैप्टर आता है ध्वनि तरंग का। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग वगैरह आएंगी, ठीक है। प्रकाश भी हम उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? यानी इसके बाद जो हमारा चलने वाला है वो सीरियल से चलने वाला है। कल की जो हमारी क्लास थी उससे लेकर और अब तक जो हमारा चल रहा है ना, वो सीरियल से चल रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ करवाता हुआ जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते हुए जाइए। मेरी आशा है इतनी कि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, ठीक है, ज्यादातर। क्लियर है? चलो अगर मैं ध्वनि तरंग के 3 प्रकार की बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है हमारी श्रव्य तरंग, ठीक है, श्रव्य तरंग, ठीक है। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है पराश्रव्य तरंग। और जो हमारी तीसरी जो होती है वो हमारी होती है अपश्रव्य तरंग, ठीक है, अपश्रव्य तरंग, ठीक है। अगर मैं इसकी आवृत्ति की बात करूं, आवृत्ति में आवृत्ति भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जो श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है, ध्यान रखना, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। ध्यान रखना, आवृत्ति का जो मात्रक है ना वो क्या है? हर्ट्ज है। हर्ट्ज इस प्रकार लिखा जाता है, हर्ट्ज, ठीक है। और इसका सिंबल होता है HZ, ठीक है, हर्ट्ज। यानी श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक कोई आवाज है, कोई ध्वनि है, वो किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी पराश्रव्य तरंग में। ठीक है, वो किस में आ जाएगी? पराश्रव्य तरंग में आ जाएगी। अगर मैं बात करूं इसकी अवश्रव्य तरंग की, तो अवश्रव्य तरंग हमारी कौन सी होती है? ध्यान रखना, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। अवश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और मैं श्रव्य तरंग की बात करूं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग। अब बात आती है जिन ध्वनियों को हम सुन पाते हैं, जिन ध्वनियों को हम सुन पाते हैं वो किस तरंगों में आती है? तो ध्यान रखना, इंसान द्वारा कौन सी सुनी जाती है, यानी हमारे द्वारा कौन सी सुनी जाती है? श्रव्य तरंगें। यानी हमारे कानों तक कौन सी आवाजें आ सकती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। ठीक है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, वो हमें सुनाई देगी, यानी आपको और मुझे सुनाई देगी। क्लियर है? आप मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, मैं आपकी बातें सुनता हूं। क्लियर है? यानी हम एक दूसरे से हम बातें कर रहे हैं। ये सारी ये जो चीजें होती हैं ये कितने हर्ट्ज में होती हैं? ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। ठीक है, क्लियर है? बात आती है जो ये पराश्रव्य ध्वनियां हैं, क्या इनको भी कोई सुन पाता है? बिल्कुल सुन पाता है। जैसे कि कुत्ता हो गया, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं बंदर हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे जानवर हैं जो इनको उत्पन्न भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि चमगादड़ वगैरह हो गया। ठीक है, चमगादड़, चूहा, ये क्या काम करते हैं? ये इन ध्वनियों को उत्पन्न भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बात मैं करूंगा आगे। मैंने आपको अभी बताया था किसके प्रकार? ध्वनि तरंग के प्रकार। ध्वनि तरंग के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं? श्रव्य तरंग, दूसरी होती है हमारी पराश्रव्य तरंग, और तीसरी होती है हमारी अवश्रव्य तरंग। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बात आती है एक हमारी ये पराश्रव्य तरंग है, इसका हम प्रयोग कहां कहां करते हैं? तो ध्यान रखना, पराश्रव्य ध्वनि का, पराश्रव्य तरंग का या ध्वनि का प्रयोग ये कहां कहां हमारा होता है? तो ध्यान रखना, ये हमारा सोनोग्राफी में होता है। सोनोग्राफी में जो तरंग यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? वो पराश्रव्य तरंग यूज की जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड आपने नहीं देखा है? अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे अगर लीवर में या कहीं भी कोई दिक्कत है तो हम क्या करवाते हैं? हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है, हम क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। वो डॉक्टर इस प्रकार वो देखता है, वही होता है हमारा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसमें भी किसका यूज किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं सोनार की, सोनार हमारा ये कहाँ पे लगा रहता है? ये पोतों पर लगा रहता है। पोत मीन्स होते हैं जहाज। ठीक है, जो हमारे पानी के जहाज होते हैं। ठीक है, उन पे ये लगा रहता है सोनार। क्या लगा रहता है? सोनार, पनडुब्बी वगैरह में। क्लियर है? तो इसमें भी किसका यूज किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग यूज किया जाता है। क्लियर है? बात आई यहां तक समझ में? चलिए अगली बात मैं करता हूं। ठीक है, बात आती है कि पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने वाले जानवर कौन कौन से हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने वाले जानवर कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, चमगादड़। ठीक है, कौन है? चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है वो क्या काम करती है? वो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती है। मैं आपको बता दूं, चमगादड़ को कभी दिखता नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि चमगादड़ रात में देख सकती है, उसको दिखता नहीं है। ध्यान रखना, चमगादड़ जो उड़ती है, चमगादड़ जब उड़ती है तो आप कहोगे कि सर ये चमगादड़ तो थोड़ी देर में अपना शिकार ढूंढ लेती है और उसको खा जाती है। मैं आपको बता दूं, चमगादड़ को दिखता नहीं है। वो अपने मुंह से क्या छोड़ती है? पराश्रव्य तरंग छोड़ती है। ठीक है, और जब मान लीजिए कि ये चमगादड़ है, ये इस प्रकार ये चमगादड़ है, ये अपने मुंह से क्या छोड़ेगी? पराश्रव्य तरंग छोड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई कीड़ा है, अब ये जो पराश्रव्य तरंग है ना, ये किससे टच होंगी? इससे टच होंगी। ठीक है, यानी इससे टच होंगी और ये दोबारा कहां पर आएंगी? यहीं पे आएंगी, इसी के पास। पराश्रव्य तरंग यहां से जाके इस कीड़े पर लगेंगी और दोबारा वापस आएंगी। इसको इस कीड़े की लोकेशन पता चल जाती है कि ये कहां पे है। चमगादड़ को कीड़े की लोकेशन प्राप्त हो जाती है कि ये कहां पे है, और ये क्या काम करेगी? चमगादड़ जो है इसका शिकार कर लेती है। ठीक है, आप देखते हो कि जब चमगादड़ उड़ती है तो पेड़ वगैरह आ जाता है तो वो एकदम से अपना रास्ता बदल देती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये पेड़ है इस प्रकार। ठीक है, और अगर इस पर ये अपने मुंह से क्या छोड़ेगी? पराश्रव्य तरंग छोड़ेगी। जैसे ही ये पेड़ से टच होगी,
पराश्रव्य तरंग पेड़ से टच होगी, दोबारा वापस इसी के पास आएगी। इसको तुरंत पता चल जाता है कि आगे क्या है, यानी एक प्रकार की आकृति बन के आ जाती है इसके दिमाग में। ठीक है, जब मैं पराश्रव्य तरंगों को पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा अच्छी तरह। क्लियर है? चलो, बात आती है चमगादड़। ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, ये डॉल्फिन भी क्या काम करती है, ये पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती है। और एक होता है चूहा, क्या होता है, चूहा, ठीक है, चूहा इत्यादि, ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पराश्रव्य तरंगों को छोड़ते हैं, ये पराश्रव्य तरंगों को छोड़ने का काम करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं पराश्रव्य तरंगों को सुन कौन सा जानवर सकता है, ठीक है, यानी पराश्रव्य तरंगों को या पराश्रव्य ध्वनि को सुनने वाले जानवर कौन कौन से हैं, कौन कौन से जानवर हैं? तो ध्यान रखना, मैं अगर बात करता हूं इसकी, चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ईटीसी। हाथी भी इसकी आवाज सुन लेता है, हाथी भी क्या काम करता है, इसकी आवाज सुन लेता है पराश्रव्य तरंगों की। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जानवर हैं जो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, जो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको श्रव्य तरंग बताया, मैंने अभी आपको पराश्रव्य तरंग के बारे में बताया। अगर मैं श्रव्य तरंग के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं, श्रव्य तरंग के बारे में, तो ध्यान रखना, मानव श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है, ही सुन सकता है, क्योंकि मानव की जो सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और पराश्रव्य तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है, बात आ गई समझ में? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अवश्रव्य तरंग की, अवश्रव्य तरंग की। ये अवश्रव्य तरंग की पहले तो आप आवृत्ति बता दीजिए, तो कितना होता था, 20 हर्ट्ज से कम होता था, मैंने आपको अभी बताया। क्लियर है? अब जो ये अवश्रव्य तरंग है, ये कौन, मतलब किस में आती है, क्या ये किसी में यूज की जाती है? अवश्रव्य तरंग कौन उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखना, अगर मैं इसकी बात बताऊं तो भूकंप और सुनामी अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्लियर? भूकंप, जब पृथ्वी हिलती है वही क्या है, भूकंप है। सुनामी कहाँ होती है, समुद्र में उठती है। ठीक है, यानी ये भूकंप और सुनामी की जो ध्वनि है, कह सकते हो जो इनकी ध्वनि है वो कैसी होती है, वो अवश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, यानी ये भूकंप और सुनामी ये किस प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करती है, तो ये करती है अवश्रव्य ध्वनि को। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? आई होप आपको आई होगी। चलिए हम अब आगे अपना चलते हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया है कि इंसान केवल मानव केवल श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है, मानव केवल श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। ये मानव के लिए वरदान है या अभिशाप है? ये मानव के लिए वरदान है या अभिशाप है, मैं आपसे पूछता हूं। तो ध्यान रखना, ये मानव के लिए क्या है, वरदान है। क्यों है वरदान? क्योंकि हमारे जो वायुमंडल है उसमें ना जाने कितने प्रकार की, कह सकते हो कितने प्रकार अवश्रव्य तरंगें घूम रही हैं और पराश्रव्य तरंगें घूम रही हैं। ठीक है, अगर इंसान सबको सुनने लगे, आप देखते हो रेडियो, सुनते हो रेडियो, ये जो होता है 95.2 इस प्रकार FM रेडियो होता है। ठीक है, FM रेडियो। ठीक है, ये क्या है, ये किसी चैनल का नाम नहीं है, उसने बताया गया है कि इसकी आवृत्ति कितनी है, उसे बताया गया है कि इसकी आवृत्ति कितनी है। किसकी आवृत्ति? जो वो ध्वनि है। अगर मानव पराश्रव्य तरंगों को सुनने लगेगा, तो क्या होगा, आपको गाने सुनाई देने लगेंगे। जो हमारे ये समाचार वगैरह जो रेडियो पे सुने जाते हैं ना, वो क्या होंगे, वो आपको वैसे ही सुनाई देने लगेंगे। आपका दिमाग फट जाएगा, इतना ज्यादा लोड, ध्वनि का जो लोड है आपका दिमाग नहीं सहन कर पाएगा, तो क्या होगा, दिमाग फट जाएगा, इंसान खत्म।
10 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मानव श्रव्य तरंगों को सुन लेता है और बाकी की तरंगों को नहीं सुनता है। ये हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, क्लियर है। नहीं तो बिना रेडियो के आप सुन सकते थे। जो भाई रेडियो क्या काम करता है, मान लीजिए ये रेडियो है, यहाँ पर एंटीना है, ये जो तरंग है ये कैसी है, ये पराश्रव्य तरंग है। कैसी है, पराश्रव्य तरंग। ये कैसी तरंग है, ये पराश्रव्य तरंग है। ये क्या काम करेगी, ये इसका जो रेडियो का जो एंटीना है ये इसको कैच करेगा, ठीक है, पकड़ेगा, और पकड़ के इसको कितने में ये वो करेगा, मतलब बदलेगा, ये बदलेगा इसको 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जिससे कि हम सुन पाए। क्लियर है, ये रेडियो का काम होता है। यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को 20 से 20,000 हर्ट्ज तक लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो रेडियो का हम यूज करते तो हैं, तभी तो हम गाने वगैरह सुन लेते हैं रेडियो से, एफएम से। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। तो ध्यान रखना, मानव केवल श्रव्य तरंगों को सुन लेता है, ये मानव के लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए हम अपना चलते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ाते हैं। क्लियर है। अब बात आती है, मैं आपको बता रहा था ध्वनि में, मैं आपको बता रहा था ध्वनि तरंग, और ध्वनि तरंग में अगर हम आगे आते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे मैं आपको बता दूं। अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, इसमें अब हम आगे देखेंगे कि आगे हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं। एक आपसे टॉपिक पूछा जाता है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा में तापमान, आर्द्रता, दाब, ये सारी चीजें अगर बढ़ाई घटाई जाएं तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ, हवा में तापमान बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव। यानी अगर मैं हवा में, वायु में क्या कर दूं, तापमान बढ़ा दूं या घटा दूं, तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जो ध्वनि की चाल होती है, वो जो ध्वनि की चाल होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है। किसके, वो होती है टेम्परेचर के, यानी तापमान के। किसके होती है, तापमान के। ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कह सकते हो समानुपात होती है किसके, टेम्परेचर के, तापमान के। यानी ये V क्या है, V है यहाँ पे ध्वनि की चाल, और यहाँ पे T क्या है, T है यहाँ पे तापमान। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं क्या काम करूं, हवा में टेम्परेचर को बढ़ाऊं, तापमान को बढ़ाऊं, अगर मैं हवा में तापमान को बढ़ा दूं तो क्या होगा, हमारी ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अगर मैं तापमान को बढ़ाता हूं तो मेरे ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर मैं तापमान को कम करूं तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी कम होगी। नहीं समझ में आया, इसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक रूम है, ये क्या है, एक रूम है, और इसमें आप टीवी देख रहे हो। एक लड़का है, वो टीवी देख रहा है। क्या देख रहा है, वो टीवी देख रहा है इस प्रकार। क्लियर है। इसका जो वो है तापमान है, वो मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है, मैं सेल्सियस में मैं इसको बता रहा हूं। क्लियर है। अगर मैं यहां पे क्या काम कर दूं, इस कमरे का मैं तापमान बढ़ाऊं, अभी इसको क्या आ रही है, आवाज आ रही है। अगर मैं इस कमरे में तापमान बढ़ा दूं और तापमान मेरा कितना हो जाए, तापमान हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी हम जितना तापमान बढ़ाएंगे उतनी तेज हमें ध्वनि सुनाई देगी। यही कारण है कि गर्मियों में अगर कोई चिल्लाता है तो ज्यादा आवाज आती है, और ठंडों में अगर कोई चिल्लाता है तो कम आवाज आती है। क्यों, क्योंकि ठंडों में क्या होता है, तापमान कम होता है, जिसके कारण ध्वनि की चाल कम रहती है, और गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण ध्वनि की चाल क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आई ना, बात समझ में। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं। आपने ये नोट किया, बहुत जरूरी है ये नोट करना, क्योंकि अगर ये नोट नहीं किया समझ में नहीं आएगा।
ध्यान रखना मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये नोट कर लो इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना हवा में तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा। तो ध्यान रखना तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, ध्वनि की चाल बढ़ती है, क्लियर है। और हवा में तापमान घटाने पर ध्वनि की चाल कम होती है, क्लियर है। जो मैंने ये बताया था वो मैंने लिखवा दिया, ठीक। क्या आपको यह बात समझ में आई, ठीक है। चलिए ठीक, चलो आगे हम इसको देखते हैं, आगे हम इसमें क्या देखेंगे। चलिए भाई देखते हैं इसको, आगे हमारा क्या है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताना। गर्मियों में ध्वनि की चाल, ये क्वेश्चन है, आया हुआ है। ए ऑप्शन बढ़ती है, बी ऑप्शन घटती है, सी ऑप्शन समान रहती है, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बताओ अभी मैंने जो समझाया था उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, ठीक है, गौर करके सुनेंगे। अगर गर्मियों में ध्वनि की चाल, इसने पूछा है कि गर्मियों में ध्वनि की चाल कैसी होती है। भाई गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है या कम होता है, आप कहोगे ज्यादा होता है। अगर तापमान ज्यादा है तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था ना जो ध्वनि की चाल होती है वो समानुपाती होती है, किसके होती है, वो होती है टेम्परेचर के। यही तो मैंने तुम्हें बताया था। समानुपाती बोल लो या अनुक्रमानुपाती बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। यानी अगर हम जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ध्वनि की चाल बढ़ेगी, जितना हम टेम्परेचर घटाएंगे उतना ध्वनि की चाल कम होगी, क्लियर है। यानी इसमें जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो ये आंसर आने वाला है। क्वेश्चनों को लिखते हुए चलना, क्लियर है। चलो आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मैंने आपको बताया है हवा में ध्वनि की तापमान बढ़ाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव, ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब मैं यहां पे बता रहा हूं द्रव्यमान बढ़ाने पर, द्रव्यमान यानी मास बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव, ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर है। ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फिर ये होता है, इसका जो रिलेशन होता है ध्यान रखना, यानी ध्वनि की चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, ये होती है हमारे मास के यानी द्रव्यमान के, ठीक है। यानी ध्वनि की चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, मास के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितना हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल उतनी कम होगी, और जितना हम द्रव्यमान घटाएंगे उतनी ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ये मतलब होता है इसका कि जितना हम मास बढ़ाएंगे, मास यानी द्रव्यमान में जितना बढ़ाऊंगा ध्वनि की चाल क्या होगी, उतनी ही कम होगी, क्लियर है। ये एम क्या है, एम मास है यानी द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। और जितना मैं क्या काम करता हूं, मास को घटाता हूं यानी द्रव्यमान को घटाता हूं, उतना ही ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, क्लियर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्यमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन होंगे बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। आपका क्या आंसर होना चाहिए, अगर मैं ध्वनि के द्रव्यमान को बढ़ाता हूं तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधी बात है ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होगी। लिख लीजिए इसे, लिखना द्रव्यमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, घटती है, क्या होती है, घटती है, क्लियर है। और अगर मैं बोलूं द्रव्यमान घटाने पर ध्वनि की चाल
क्या होगी, घटती बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। उल्टा रिलेशन होता है इसमें, इसमें उल्टा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमणपाती हो रहा है। और उल्टा रिलेशन आप जहां भी देखो ना तो ये समझ जाना, अगर हम नीचे वाले को बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला कम होगा, और अगर हम नीचे वाले को कम करेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, अधिक होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूं और उसके साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। बताना कौन सी गैस में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए मेरा, ऑप्शन ए है मेरा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है मेरा हीलियम, ऑप्शन सी है मेरा नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है मेरा ऑक्सीजन। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको इन सब के द्रव्यमान पता होना चाहिए, सभी गैसों के द्रव्यमान पता होना चाहिए। इसमें ये आपको अगर पता चल गया कि सबसे कम जो हमारा वो होता है, द्रव्यमान होता है, वो किस में होता है, किस गैस में होता है, तो क्या होगा, आप आराम से पता लगा सकते हो कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस गैस में होगी। भाई सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस गैस में होगी, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। और किस में होता है सबसे कम द्रव्यमान, वो होता है हमारे H2 में, H2 मींस हाइड्रोजन में, ठीक है, क्लियर है। यानी सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी, वो होगी हमारी H2 में। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों में से सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल है वो किस में होगी, हाइड्रोजन में होगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, वो सबसे कम है। आपको ये बात समझ में आई ना अच्छी तरह, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम रखते हैं इसको इतना ही, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको फैलाएं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि एक दिन डाल दी वीडियो, एक दिन नहीं डाली, क्योंकि देखते ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं कंटेंट दे रहा हूँ एकदम अच्छा, तो इसे क्या करिए, आप इसे शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। हमें भी तो लगना चाहिए कि हमें कोई देख रहा है, अब ऐसे ही थोड़ी कि हम वैसे ही यहाँ पे दिमाग मार रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं कल।